Thank you, thank you. Yeah, and I formally welcome Geeta ji. I formally welcome everyone else. बाकियों से तो हो चुकी है. Good evening. तो वेलकम अंबर. और अंबर के बारे में मैं बता देती हूँ कि अंबर एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन और एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर है. Currently working with diabetes education program at Wellford Community Health Services in Malton. A result-oriented professional with over 12 years of experience in dietetics and over 10 years in diabetes, a hardworking and compassionate healthcare provider who partners with clients to support them in optimizing their health and to live healthy with chronic health conditions. As a part of diabetes education program, Amber uses her knowledge and expertise to educate clients in making unique and positive lifestyle changes to manage diabetes and prevent oblique delay complications associated with diabetes. Amber provides patient-focused care through one-on-one counseling sessions to those living with diabetes, pre-diabetes, or those at the risk of diabetes. In addition to this, Amber plans and conducts group education sessions to assist in the promotion of health and incorporates self-management skills in the community, which enables individuals in managing their chronic conditions. Beautiful work, Amber. और मैंने अभी शेयर किया कि जो हम साउथ एशियंस हैं, we are तो मैंने अभी शेयर किया कि हम जो साउथ एशियंस होते हैं, we are more prone to diabetes than any other community of the world. और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल बनती जा रही है डायबिटीज की, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है लोगों का, खाना पीना और जिंदगी को जीने का जो ढंग है वो ऐसा है, इस वजह से ये होता जा रहा है. तो इसलिए ये कंसर्न की बात है, हमें सोचना चाहिए और हमें एम्बर हमेशा टाइम पे आके बताती रहती हैं. तो आज एम्बर आप क्या शेयर करने वाली हैं, बताइए. आज बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा स्केरी टॉपिक है. इट्स अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज. तो अवेयरनेस ही का पीस है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे अभी बात हो ही रही थी कि डायबिटीज मंथ है एंड इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस. मी सिटिंग हियर, मैं आप लोगों के सामने बैठी ही हूँ, तो हम सब इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं कि एक दूसरे की अवेयरनेस को बढ़ाएं और हम सब एक दूसरे से लर्न करते हैं. मैं भी आप लोगों से कुछ सीख लेती हूँ, आप लोग को भी कुछ ना कुछ सिखाई देती हूँ अपनी नॉलेज से. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज. और मैंने जो इसके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है वो बेसिकली मैंने कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया है कि हम लोग ओपन डिस्कशन करेंगे और मोस्टली पिक्चर्स हैं उसके अंदर. और जस्ट वांटेड टू कीप द टॉपिक फोकस्ड, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस पे बात करते करते हम लोग बहुत आगे कहीं चले जाते हैं. तो आई वांट टू कीप इट रिलेटेड टू डायबिटीज, कि अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना. तो वरना हार्ट हेल्थ पे हम अलग सेशन कर सकते हैं, हम ब्रेन हेल्थ पे अलग सेशन कर सकते हैं, बट टुडे सेशन इज मोर अबाउट व्हेन इट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी यहाँ पे और जिसमें वो प्रेजेंटेशन आ जाएगी, आप लोगों को दिख रही होगी अब ये प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो बेसिकली इट्स अगेन लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हेड टू टो. तो ये यहाँ से हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि सर से लेके टोस तक जाएंगे कि डायबिटीज हाई होने की वजह से, अनकंट्रोल होने की वजह से, ब्लड शुगर्स हाई होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होते हैं. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये समझ लें कि अनकंट्रोल डायबिटीज का मतलब क्या है. हमारे पास अनकंट्रोल डायबिटीज का मतलब है कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो इतने ज्यादा हाई हैं कि अब जो बॉडी के अंदर सारे काम हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, दे आर नॉट पॉसिबल इन अ नॉर्मल, बिकॉज इट्स नॉट इवन द नॉर्मल सिचुएशन. शुगर हाई है, शुगर जो है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बहुत ज्यादा चिपकी हुई है, तो हमारा A1C भी हाई है. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस पिक्चर को देखें, तो ये जो रेड कलर का ओवल सा इन्होंने फेस बनाया है, दैट्स अ रेड ब्लड सेल और इसका काम है ऑक्सीजन लेके जाना पूरे जिस्म में. हीमोग्लोबिन है ये. और जब इसके ऊपर शुगर बहुत अटैच्ड हो जाती है, ये एक चिपका सा शुगरी सा मॉलिक्यूल हो जाता है, दैट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन.
और ब्लड हमारा सिरपी हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे हमने ऑडोमीटर टाइप की चीज बनाई है कि उसमें रेड पे चला गया है, यानी हाई जोन में चला गया है, विच इज नॉट गुड। तो ये सिचुएशन है, ब्लड के अंदर जो जिस्म के अंदर ब्लड है वो बहुत सिरपी हुआ हुआ है। तो अब क्या डैमेजेस स्टार्ट हो सकते हैं, वो हमारे हेड से लेके टो तक होते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे कि अनकंट्रोल डायबिटीज क्यों हुई हमारी। अनकंट्रोल डायबिटीज जो है वो हुई है बेसिकली हमने जब मैनेजमेंट अच्छी नहीं करी। अब उसमें किसी एक चीज का फॉल्ट नहीं है, वो तीनों चीजों का, जिस तरह जब हम क्रेडिट देने की बात करते हैं तो एक्सरसाइज, डाइट, मेडिकेशन, सबको क्रेडिट मिलता है। जब डायबिटीज अनकंट्रोल होती है तो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी की गलती होती है। या तो हम एक्सरसाइज नहीं करते थे, या हम खाना पीना सही नहीं रखते थे, या हम दवाइयां नहीं खाते थे, या हम तीनों नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब जो पहली प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे वो ब्रेन से करेंगे। जब हमारा ब्लड सिरपी होता है और ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल्स थे वो ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अनेबल टू फोकस, अनेबल टू समटाइम्स आप स्ट्रेस नॉर्मल हालात में टॉलरेट कर लेते हैं। जब हाई ब्लड शुगर होती है तो एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, आई डोंट नो आप लोग में से कोई जानता है, एजिटेटेड, इरिटेबल, झुंझुलाहट, हद से ज्यादा। ब्लड शुगर हाई है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे जो ब्रेन सेल्स हैं उनको ना तो इतनी ऑक्सीजन मिल रही है ना वो सह सकते हैं। तो छोटी छोटी बात पे ज्यादा रिएक्ट करना, इन अदर वर्ड्स गुस्सा आ जाना, परेशान ज्यादा हो जाना, स्ट्रेस में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, दोनों सूरतें होती है ना, क्योंकि एक इंसान है वो दो तरह से रिएक्ट करता है जब कोई चीज उसके कंट्रोल में नहीं होती है। या तो वो गुस्से में आएगा या वो डिप्रेशन में चला जाएगा, दो ही चीजें होती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मगर मोस्टली हाई हो जाएंगे या लो हो जाएंगे। तो मूड डिसऑर्डर्स और ब्रेन की फंक्शनैलिटी डाउन होने लगती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। सिवियर सिचुएशन में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अपना काम ही नहीं कर पाता, क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट्स बनने का कारण सिर्फ ब्लड शुगर नहीं है, क्लॉट बनने का कारण कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ऑल ऑफ द अबव है। लेकिन ये बात याद रखें, जब ब्लड शुगर हाई होती है बाकी भी चीजें नॉर्मल नहीं रह पाती हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस्म तो एक ही है ना, इम्पैक्ट उस पर एक साथ ही हो रहा है। तो ब्रेन, yes, does it impact by high blood sugar? Answer is yes, it does, and we have to be very careful when it comes to high blood sugars कि वो किसी भी सूरत में टॉलरेबल नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड जो चीज मुझे रिव्यू करनी थी, जाहिर सी बात है, अब हम नीचे आएंगे तो हमारी आईज आ जाती हैं, राइट। आंखें जो है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यू ऑल नो दैट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंखों का जरा सा धुंधलापन क्या आ जाता है, हम फौरन चश्मा पहन लेते हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 90 साल का बड़ा आदमी हो, बड़ी औरत हो, क्योंकि आंखें ऐसी चीजें कि हमें दिखाई नहीं देगा, तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज देयर। आंखों के पीछे बहुत ही बारीक और डेलिकेट कैपिलरी नेटवर्क होता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली खून घूम रहा होता है। जब ब्लड शुगर हाई होती है तो, और वो उसमें सर्कुलेट करेगी, द सिरपी ब्लड, वो उसको डैमेज कर देती है। जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज का आंखों से रिलेटेड, वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट हो जाता है, या फिर रेटिनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। रेटिनल डिसऑर्डर्स में रेटिनल डैमेज किसी भी किस्म का, उस पे कुछ लोग कहते हैं कि जी उसमें पानी भर रहा है तो इंजेक्शन से निकालना पड़ रहा है, कहीं पे रेटिना के ऊपर एक धुंधलापन सा आ जाता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। तो ये सारे जो रीजंस हैं, मोतिया या कैटरैक्ट भी क्या है, वो भी एक झिल्ली आ जाती है जिसको हटाना पड़ता है। ये सारे शुगर के भी साइड इफेक्ट्स हैं, और इसका जो कारण है वो यही है कि जी हमारी जिस्म में शुगर बहुत हाई हो गई, जो कि कंट्रोल में नहीं थी, आंखों पे इम्पैक्ट आ गया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ हमें ये बात पता है कि जिन लोगों का HbA1c 6.5 से ऊपर चला गया जाता है, हालांकि 6.5 इज नॉर्मल, 7 से कम इज नॉर्मल, राइट, हमने उनमें भी आई डैमेज देखे हैं ड्यू टू डायबिटीज, जिसकी वजह से आप लोग अगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाते होंगे, आपने उनसे सुना होगा कि वो 6.5 पे भी जस्ट हैप्पी होते हैं, बहुत खुश नहीं होते कभी कभी। तो आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि अरे भाई पहले कहते थे 7 से कम करो, अब भी खुश नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा रिसर्च पढ़ रहे होते हैं, और उन्होंने ये फाइंड आउट करा है कि 6.5 में भी आई डैमेजेस हो जाते हैं।
तो बॉटम लाइन ये है, द बेटर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, द बेटर यू आर सेफ फ्रॉम ऑल कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली आई, क्योंकि आई डेलिकेट ज्यादा है, सेंसिटिव ज्यादा है, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर हमारा 7 से कम है, मोस्ट ऑफ द टाइम आईज आर स्टिल प्रोटेक्टेड। कुछ केसेस में हमने देखा है कि 6.5 और 7 के दरमियान में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। जस्ट अ लिटिल थॉट फॉर यू गाइज, मगर ये कि 7 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। ये कौन साहब है इतने सैड? ये है हमारे हार्ट, दिल। जब अगेन ब्लड शुगर्स हाई होती है तो सर्कुलेशन कहाँ से हो रही होती है? सर्कुलेशन का मेन हेड ऑफिस है दिल। खून इसमें से आता है, फिर फिल्टर होता है लंग्स में जाके, फिर वापस आता है। इस तरह से ना ये काम चल रहा होता है। तो यहाँ हेड ऑफिस में इसको आना होता है खून को। अगर वो बहुत ही शुगरी ब्लड होगा तो एवरी टाइम हार्ट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो और साथ साथ मैंने जैसे कहा कि जब हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है, जिसके कारण शुगर नहीं है, दूसरे हैं, लेकिन एनी टाइम हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पूरे जिस्म पे आएगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर्स कुड बी हार्ट अटैक। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि हार्ट अटैक बिना डायबिटीज वालों को भी आ जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि दुनिया में जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं उनमें से जो है वो डायबिटीज की वजह से हो रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कुछ हार्ट अटैक्स हाई ब्लड शुगर्स की वजह से भी होते हैं, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिनका HbA1c 11 और 10 के आसपास पहुंचा हुआ है, वेरी हाई। यस, उन लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट के या ब्रेन के प्रॉब्लम्स की, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर्स। जहां जहां मैं A1C का रेफरेंस दे सकती हूँ मैं आप लोगों को दूंगी। जैसे आंखें बहुत सेंसिटिव है, वहां पे 7-8 के आसपास भी A1C होता है ना, तो हमें आंखों का वो होने लगती है परेशानी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आस्क यू टू गेट द आईज चेक्ड एवरी ईयर और समटाइम्स 6 मंथ्स में। हार्ट का जहां तक प्रॉब्लम है वो एक्सट्रीमली हाई A1C पर आ जाता है, जैसे 10, 10.5, 11 में ज्यादा हमने चांसेस, ज्यादा एविडेंसेस देखे हैं फॉर दी प्रॉब्लम्स विद हार्ट। हार्ट का वही है, हार्ट अटैक आ जाता है। कभी कभी ये भी एक रीजन देखा गया है कि जब ब्लड शुगर्स हाई होती हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो प्लाक फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ के शुगर जमा हो रही है उसके अंदर। शुगर जमा नहीं, जमा तो प्लाक ही हो रहा है उसके अंदर, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल ही हो रहा है, लेकिन वो उसको इंकरेज कर रहा होता है। तो इनका बैकग्राउंड में पार्टनरशिप चल रही होती है। हमारी वेरी वेरी सैड किडनीज, जो कि बैंडेजेस के साथ लगी हुई है। किडनीज का काम होता है फिल्टर करना। इसमें छोटी 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 छलनियां लगी हुई होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर्स। वो छोटी छोटी छलनियां जो है ना, जिस्म में से जो काम की चीज होती है उसको रोक लेती हैं, जो काम की चीज नहीं होती है उसको जाने देती हैं। यानी कि बेकार चीजों को, जैसे आप कहते हैं ना कि किडनीज जो है ना वो हमारे प्यूरिफायर्स हैं, सारी बैड थिंग्स को निकाल देते हैं, गुड थिंग्स को रख लेते हैं, टॉक्सिन्स को सबको निकाल के फेंक देते हैं। जब हमारी शुगर हाई होती है तो इन ग्लोमेरुलर्स पे या इन छलनी के छोटे छोटे सुराखों पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी सिरपी ब्लड वहां से गुजरता है वो इनको डैमेज कर देता है। और हमारी किडनीज ये बात बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं। किडनी का फंक्शन मेजर किया जाता है 2 या 3 टेस्ट के साथ। जैसे कि एक होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, यही ग्लोमेरुलर्स का, वो कैसा है, वो कितना है, वो 60 से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग जब लैब्स कराते हैं उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है EGFR। वो अक्सर अगर आप लोग मेरे पास आते होंगे तो मैं बताती होंगी EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये इन आसान वर्ड्स में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं किडनी फंक्शन कैसा जा रहा है मेरा। तो EGFR है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। और एक और नंबर है क्रिएटिनिन होता है, प्रोटीन। वो जो है ना वो आपका अगर EGFR 60 से ऊपर होना चाहिए और वो 120 से कम होना चाहिए क्रिएटिनिन। ये आइडियल सिचुएशन है। अगर हमारा EGFR कम होने लगता है हमारा क्रिएटिनिन ऊपर जाने लगता है, ये ऑटोमेटिक है। अगर हमारा EGFR हाई होगा, जो कि गुड थिंग है, तो हमारा क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली 100-120 से नीचे होगा, जो कि परफेक्ट आइडियल सिचुएशन है। तो हमें यही एम करना है कि हमारी फिल्ट्रेशन नॉर्मल रहे, हमारी किडनी जो है वो फालतू चीजों को निकालती रहे, काम की चीजों को रखती रहे, और हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 120-100 से ज्यादा ना हो। और जिनकी किडनीज हेल्दी होती है उनका नहीं होता। एक और नंबर लैब में हम चेक करते हैं, वो भी
फैंसी सा वर्ड है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म है ACR। उसका एब्रिविएशन है वो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, और वो मेजर किया जाता है हमारे यूरिन के अंदर। तो अगर कभी डॉक्टर ने कहा किसी को कि हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, तो बेसिकली वो रेड फ्लैग है कि मेरी किडनी सही काम नहीं कर रही है। अगर मुझे डायबिटीज है और मेरा ACR ज्यादा आ रहा है, तो मेरे डॉक्टर फौरन से मुझे बोल देता है कि भाई तुम्हें डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, तुम जो है वो फॉरेन जो है अपना और डिटेल चेकअप कराओ या देखो किडनीज डैमेज तो नहीं हो रही है। ACR 2 से कम होना चाहिए। जब भी अपने लैब्स देखें, किडनी के 3 टेस्ट होते हैं, क्रिएटिनिन 100-120 से ज्यादा, EGFR 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए, और ACR एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो 2 से कम होना चाहिए। ये 3 नंबर्स हम देखते हैं फॉर किडनी फंक्शंस। डायबिटीज के पेशेंट्स में किडनी का बहुत बहुत हमने रिस्क देखे हैं। अब ऐसी दवाइयां भी आ रही हैं जो कि किडनी प्रोटेक्शन के लिए, हार्ट की तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लड प्रेशर की ऐसी गोलियां होती हैं जो किडनी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, मगर अब डॉक्टर्स इसलिए भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि वो किडनी प्रोटेक्ट करें। और अगर डायबिटीज है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ACE या ARB इनहिबिटर शुरू करा देते हैं, जो कि आपकी किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये किडनी को बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, प्रेशियस ऑर्गन है हमारे पास ये। पैरों तक आ गए हम, आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक आ गए पूरे। अच्छा, जब पैरों में पहुंचे हैं उससे पहले ही मैं साथ साथ आपको बता दूं कि जो नर्व्स हैं वो पूरे जिस्म में दौड़ रही हैं, और पैरों तक जाने के लिए भी टांगों से होते हुए वो पूरे जिस्म में नसों के थ्रू ही हम पैरों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ जो मैं कवर करूंगी वो मैं नर्व्स को कवर करूंगी, और उसमें साथ साथ पैर भी कवर हो जाएंगे। तो डायबिटीज की एक बहुत क्लासिक कॉम्प्लिकेशन जो है ना, वो नर्व डैमेज है। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी न्यूरॉन से, नर्व से रिलेटेड है। उसका ताल्लुक ब्रेन से तो है ही, लेकिन मैंने ब्रेन डैमेज को बिल्कुल सेपरेट करके बताया, अब मैं नर्व्स को बिल्कुल सेपरेट करके बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि जब आपका ब्लड सिरपी होता है तो इट डज नॉट टेक द मैसेज। जैसे पुराने जमाने में तार वाले फोन होते थे, अगर बारिश हो जाती थी या तार खराब हो जाता था तो सामने वाले को हमारी आवाज नहीं पहुंचती थी। तो ये बिल्कुल वही सिस्टम है कि अगर बीच में जो है वो न्यूरॉन्स हैं, वो नर्व्स हैं, वो मैसेज लेके जाते हैं, वो सिरपी ब्लड है बीच में, तो वो मैसेज, ब्रेन का मैसेज उस तक नहीं पहुंचता। तो मेरे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होते हैं, यानी कि मेरी उंगलियां हाथों की और मेरे पैरों की, ये सबसे दूर है ना हमारे जिस्म में, ब्रेन से सबसे दूर है ये, इन तक मैसेज नहीं पहुंचता। तो आपके हाथ और खासकर आपके पांव नम होने लगते हैं, क्योंकि उन तक सारे मैसेजेस नहीं पहुंचते, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है उनकी। मुझे अपने पैरों की उंगलियों में ठंडा गर्म महसूस नहीं होता, मुझे हाथों की उंगलियों में ठंडा गर्म महसूस नहीं होता। हाथों का तो चलो मैं फिर कर लूंगी, गर्म पानी चेक करना है मैं कोनी से चेक कर लूंगी, लेकिन हाथ में समटाइम्स ऐसा बहुत होता है लोगों को गर्म पानी फील ही नहीं होता हाथों में, क्योंकि उनके हाथों के जो सेंसेस है ना वो खत्म हो रहे होते हैं। पैरों में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है कि मैंने जूता पहना, जूते में कील पड़ी हुई थी या पत्थर पड़ा हुआ था, मुझे फील ही नहीं हो रहा था, उसने मेरा पाँव जख्मी कर दिया। और ऐसा हुआ था मेरे क्लाइंट के साथ कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके जूते में कील पड़ी हुई थी, उनको आइडिया नहीं था, और पैर उनका था सुन, हाई ब्लड शुगर्स और न्यूरोपैथी की वजह से। और जब ब्लड आया उनके मोजे में तो उन्हें पता चला कि मेरा तो पैर जख्मी हो चुका है बिकॉज ऑफ द कील, एंड ऑब्वियसली देन ही गेट द अटेंशन। मगर ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि आपके पैरों में सेंसिटिविटी नहीं है। इसका क्या करा जाता है कि जब भी हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको साल में एक दफा पैरों का चेकअप जरूर करते हैं, जिसमें हम एक मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है, एक बिल्कुल बारीक सा धागा तो मैं नहीं कहूंगी और सुई भी नहीं कहूंगी, बीच की चीज होती है, प्लास्टिक की सुई समझ लें आप उसकी, वो ना बहुत बारीक होती है, 10 मिलीमीटर की। उसको हम जगह जगह पैरों में आंखें बंद करवा के लगाते हैं, और हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपको फील हुआ कि नहीं हुआ। 10 स्पॉट्स पे लगाते हैं। अगर 10 के 10 स्पॉट्स पर आपने यस बोला कि यस आई फील इट, दैट मीन्स योर सेंसिटिविटी इज ओके। जितने कम उतना ज्यादा प्रॉब्लम। इसका एक और भी मसला ये होता है कि जब हमारे जिस तरह नर्व्स के और न्यूरॉन्स के मैसेजेस नहीं जा रहे पैरों में, तो हीलिंग डिले हो जाती है।
मसलन मुझे कोई कट लगा, कोई मुझे ब्रूज हुआ या मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम हुई ना, उसको हील होने में देर लगती है। उसकी वजह यही है कि वहां तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, दवाइयां नहीं पहुंच रही, एंटीबॉडीज नहीं पहुंच रही। एंटीबॉडीज या दवाइयां, मैंने वो जिस्म के फाइटर्स की बात कर रही हूँ, वो गोली वाली दवाई की बात नहीं कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि अगर मेरे पैर में कोई कट लगा, वो हील नहीं होता। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों के पैरों में जख्म हुआ, वो भरा नहीं, वहां पे पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गया, और समटाइम्स उनको अ पार्ट ऑफ देयर फीट काटना पड़ा। कुछ लोग अपने टो को लॉस कर देते हैं, कुछ लोग काफी ज्यादा बड़े पार्ट को लॉस कर देते हैं। जो मैंने अपनी आंखों से वर्स्ट केस देखा था, उसके लिए उस पेशेंट में हमने घुटने से नीचे उनकी टांग काट दी थी। और वो हमारे ही क्लाइंट थे, ब्रेंडन गेट पर ही आते थे, एंड इट वाज रियली सैड टू नो ही हैड अ वेरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, दैट वाज हिज स्टोरी। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, आई ओपनर के लिए कि these things are possible. It's not something that happens only in space and it happens only in China, so I don't need to worry about. ये सब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है. We need to look at the dark picture or the ugly picture of the problem, so at least we understand कि इसको मैनेज करना कितना जरूरी है. हर एक के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन किसी की भी साथ हो सकती है प्रॉब्लम जिसकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगी. So I really like when Amita said कि I started the ground, so I was super happy क्योंकि मुझे पता था कि आज का टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव. तो हमने स्टार्ट पॉजिटिव से किया कि देखो लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होगी, लाइफ स्टाइल अच्छा कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइफ स्टाइल मतलब खाना पीना एक्सरसाइज. और मेरा जो आज का टॉपिक था वो डेफिनेटली द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड विद डायबिटीज, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे. तो ये था आज का टॉपिक. लेकिन अब आ जाते हैं थोड़े से पॉजिटिव नोट के ऊपर. जो कि स्टार्ट किया था जिससे मीता ने, वहीं पर मैं सेंड करूंगी कि डायबिटीज अनकंट्रोल तब होगी ना जब हम उसे होने देंगे, राइट? व्हाई वी वुड लेट इट टू बी एन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज? आप सब लोग एवरी मंथ आते हैं, बातचीत करते हैं, डेफिनेटली जितनी बातें मैं करती हूँ अगर उसका 60% भी आप लोग को समझ आके इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई एम रियली होपफुल कि हम लोग अपनी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को धक्का मार के दूर कर रहे हैं. लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हेल्दी ईटिंग आ जाती है, पहले भी बहुत दफा बात हुई हुई है, जस्ट रिफ्रेशर के तौर पर दोबारा देख लेते हैं. बैलेंस मील, रंग बिरंगे खाने खाइए, मिक्स वेजिटेबल्स, प्रोटीन, स्टार्चेस. इसीलिए ये तस्वीर लगाई. इस तस्वीर की कोई खास वैसी अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि आप लोगों को बस एक आइडिया दें कि जैसे ये तस्वीर है वैसी अपनी पेंट्री और अपनी ग्रोसरी के थोड़े ग्रेन्स भी हों तो दालें भी हों तो फ्रूट भी है, सब्जी भी है, एवोकाडो भी है, सब कुछ लाइए, हर चीज खाइए. कोशिश कीजिए 2 अलग अलग रंगों की सब्जियां हो खाने में, फिर कोई एक दाल या चिकन या फिश कोई ऐसा प्रोटीन हो, फिर अपना रोटी चावल बिल्कुल खाइए, कोई मना नहीं है किसी चीज से. बैलेंस करिए. खानों में 4 से 6 घंटे का वक्फा दीजिए ताकि जो खाना हम खाते हैं उसको 4-5 घंटे तो चाहिए ना यूटिलाइज होने में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो प्रोटीन हो. कोई खाना स्किप ना करें तो बेहतर है. रेगुलरली 3 खाने खाइए. कभी लोग फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. दीज आर ऑल डिफरेंट ऑप्शंस एज लॉन्ग एज यू इंश्योर कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम. मीठे और सब जो डिजर्ट्स हैं उनको जो है वो मॉडरेशन में खाइए. आई डिडंट लाइक द वर्ड, मैंने ही लिखा है यहाँ पे अवॉइड. अवॉइड की जगह हमें होना चाहिए कि एम फॉर मॉडरेशन. कभी कभी खाना सही है लेकिन हर वक्त खाना, एवरी खाने के बाद खाना, वो मुनासिब नहीं है. पीने के लिए वाटर इज द बेस्ट बेवरेज. कोक, पेप्सी, डेफिनेटली जूस तो बिल्कुल भी नहीं. फ्रूट को खाना चाहिए, फ्रूट को पीना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये तो हेल्दी ईटिंग की सारी बातें जो हम पास्ट में कर चुके हैं. इट वॉज अ गुड रिफ्रेशर. फिर आ जाता है एक्सरसाइज. ये भी हम बहुत दफा बात कर चुके हैं. जो शुरू में डायग्राम थी ट्राइंगल वाली, मैं सिर्फ उन्हीं के पॉइंट्स को उठा उठा के बात कर रही हूँ. एक्सरसाइज जो भी करते हैं उनसे बेनिफिट्स क्या क्या है? हमारी शुगर कंट्रोल में आती है, हमारा वेट कंट्रोल में आता है. शुगर कंट्रोल करती कैसे करता है कि हमारी जो इंसुलिन है ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. तो इंसुलिन अच्छे से तेजी से काम करने लगती है, शुगर नीचे आने लगती है. और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिस पर बात करने का मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि जब हम वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है.
तो ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे दिल को भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो ये अब आप सोचे ना, एक बंदा यूं बैठा हुआ है सोफे पे टीवी देख रहा है, काउच पोटेटो है, और एक बंदा एक्टिव है, तो डेफिनेटली उसके जिस्म को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इट इंप्रूव्स द ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर को लोअर करता है एक्सरसाइज, व्हाई नॉट। हार्ट डिजीजेस और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली जब मेरा ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, तो चांसेस तो कम ही हो जाएंगे। हाँ, अब जो अलग रीजंस हैं, स्ट्रेस भी कहते हैं कि वॉकिंग करने से कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं फॉर हार्ट अटैक के, आई कैन नॉट स्टॉप दैट, बट यस, फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली रिड्यूसेस द रिस्क। And above all, you feel great, right? You feel like I'm doing something. ये पिक्चर मैंने जान के लगाई है कि certain age group पे हमें लगता है कि हम इतने एक्टिव नहीं हो सकते just because of our age. This is a perfect example of people from different skin colors, but from a certain age group, they are still doing exercise and they look super happy. So that's what I would like you guys to be. कि ये मत सोचें कि कोई एज चाहिए, कोई मौका चाहिए. Just we need to be active because there are so many benefits. 150 minutes per week. This is something हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी diabetes management में इसको discuss करते हैं. I know I haven't brought it before. We call it ABCs of diabetes management. A क्या है? A1C level 7 से कम होना चाहिए, ideally 6.5 से कम होना चाहिए. B, blood pressure. अपना ब्लड प्रेशर हमेशा 130/80 से कम होना चाहिए, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है, वरना 120/70 से कम होना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल इज द सी, जिसको जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लेवल जो है उसके गुड कंट्रोल में होने चाहिए. यानी जो मैंने आपको कभी सेशन करा होगा पीछे, LDL कैसा होना चाहिए, HDL कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे लिपिड के प्रोफाइल्स में आते हैं. ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा होना चाहिए. अगर ये तीनों चीजें हमारे कंट्रोल में है, वी आर प्रॉमिसिंग लाइफ विद रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन. मैं कभी भी मैजिकल वर्ड यूज नहीं कर सकती कि कुछ भी नहीं होगा. यस, इट्स अ हेल्दी लाइफ जिसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम है, अगर हमारा ABC अंडर कंट्रोल है तो. एंड दैट इज ऑल. कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं. I will take it from here. और आज की presentation हमारी यही थी. So let's see each other's faces so we can talk about it. Very good. Thank you, Amber, for this lovely presentation and touching so many aspects of diabetes control and diabetes management. तो अक्सर हम ये सुनते हैं. जी गीता जी, अभी आपका लेते हैं सवाल. तो अक्सर हम ये being into healing and natural ways of healing, मैं अक्सर कहती हूँ कि 3 वाइट चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल ही अवॉइड करते रहें. बहुत बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उनको अपने फूड में लें. स्टार्च, जो मतलब मैदा जो होता है, और चीनी और नमक. स्टार्च या 3S कह लो, स्टार्च, शुगर एंड सॉल्ट. तो सॉल्ट भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है. कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें सॉल्ट बताते हैं कैसे कि वो डायबिटीज कॉज करता है. डायबिटीज को कॉज भी करता है अगर हम ज्यादा सॉल्ट वाला खाना खाते हैं. तो हम उस बारे में भी कभी बात कर सकते हैं. पहले गीता जी का सवाल लेते हैं. थैंक यू सो मच. मॉल्टन विमेन काउंसिल में हम हमेशा सबकी हेल्थ की बात करते हैं, और सबकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ. तो आपके सवाल हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं. तो सबसे पहले गीता जी ने हाथ खड़ा किया है. गीता जी बोलिए. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ, अनम्यूट कर लीजिए. मैं उन टेस्टों के बारे में जानना चाहती हूँ जो हमें प्रिकॉशन करती है, जो हम कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं तो उसमें हम सावधानी बरत सकते हैं. जैसे कि किडनी टेस्ट, all the kidney tests and all the feet related tests, क्योंकि फूट जो है वो बहुत अफेक्ट करता है, कभी कभी एम्प्यूट भी करना पड़ता है. So I want to know about these two. These are very major. किडनी के टेस्ट घर में नहीं हो सकते, वो लैब में होंगे. हाँ, वही जो टेस्ट है उसके नाम बताइए और कितना होना चाहिए. एक क्रिएटिनिन लेवल है, CREA
TININE, क्रिएटिनिन लेवल ये ठीक कितना है, होना? ये होना चाहिए 120 से अबव, 100 या 120 से अबव, 100 से ऊपर भी हो तो चलेगा। 120 अबव अच्छा, 120 होना चाहिए ये ना? हाँ 100 ही लिख लें, 120 मुश्किल से होता है, फिर वो टेंशन हो जाएगी आपको देख के। अबव 100, अबव 100, ठीक है। फिर दूसरा है स्मॉल ई, कैपिटल जी, कैपिटल एफ, कैपिटल आर, EGFR, हाँ EGFR है, इसका असल बहुत लंबा हो जाता है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, एस्टिमेटेड, ठीक है। ग्लोमेरुलर GLO GLO MER MER ULUR, ULUR, अच्छा हाँ फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, तो फिल्ट्रेशन ये होना चाहिए 60 से अबव। 60 से अबव, अच्छा लेस, ठीक है। ये यदि किसी के यदि वो है क्या कहते हैं ब्लैडर नहीं है तो इसका क्या करना चाहिए? गॉल ब्लैडर रिमूव्ड है। अच्छा, गॉल ब्लैडर, मैं समझी खाली ब्लैडर, ब्लैडर दो होते हैं मतलब। गॉल एक बार ब्लैडर, तो डरा दिया था। हाँ मैं तो, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, ब्लैडर किसी का नहीं है तो फिर तो मैं तो यूरिनरी पाइप तक चली गई थी, मैं तो फॉरन से। ब्लैडर का नहीं होने का कोई इससे फर्क नहीं पड़ता किडनी फंक्शन पे, क्योंकि गॉल ब्लैडर इज द स्टोरेज ऑफ बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज, तो इसका कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। गॉल ब्लैडर जिनका रिमूव होता है उनकी डिफरेंट डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा है। और थर्ड किडनी का टेस्ट है ACR, कैपिटल A कैपिटल C कैपिटल R, और वो होना चाहिए लेस देन 2। लेस देन 2, हाँ ओके। ये कैसा है, ये क्या चीज है? ACR ये है हमारे यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसका रेशियो है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो है ये। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, अच्छा हाँ अच्छा, मैं शायद एक चीज मैंने गलत बता दी है, क्रिएटिनिन जो है ना वो हमारा 100 से कम होना चाहिए। आई थिंक आई सेड 100 से ऊपर होना चाहिए, या इट शुड बी लेस देन 100। इट शुड बी लेस देन 100, ओके। ये 3 टेस्ट हैं किडनी के। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के जब करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल तो डॉक्टर सिर्फ एक चीज पे चेक मार्क करता है, लिपिड पर, और लैब में जो है 5 टेस्ट होते हैं, खुद ब खुद ही हो जाते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। अच्छा, लैब में 5 टेस्ट होते हैं? हाँ, लैब में वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के 5 पैरामीटर्स को चेक करते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ लिपिड प्रोफाइल को चेक मार्क करता है। वो साल में 1 दफा और कुछ लोगों के लिए साल में 2 दफा होते हैं, क्योंकि उससे पहले वो चेंज ही नहीं होता। 6 महीने से पहले किसी का कोलेस्ट्रॉल चेंज नहीं होता है इतनी जल्दी, तो यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड वंस, अर्लीस्ट अगर वो करेगा तो वंस इन 6 मंथ्स, वरना 1 साल में 1 दफा। तो आप सिर्फ अगर लिपिड प्रोफाइल भी लिख देंगी ना तो आपका डॉक्टर उसको चेक मार्क कर देगा पेपर पे, और वो आपका लिपिड पूरा कंप्लीटली चेक हो जाएगा, ओके। ठीक है। तो ये फिर अगर कोलेस्ट्रॉल जो 5 टेस्ट करते हैं, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लिपिड प्रोफाइल? इट कम्स अंडर द लिपिड प्रोफाइल। ओके, ऑल द का हिस्सा। हाँ, जैसे अब मैं हर एक का नाम बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगी, जैसे उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड द रेशियो, ये 5 चीजें आती हैं। तो वो पांचों के अलग अलग टारगेट्स होते हैं, और फिर वो टारगेट्स हम कंपेयर करते हैं कि मेरे जिस्म में LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो फिर उसके मुताबिक उसकी इंटरवेंशंस होती हैं। में एक चीज है, जैसे कि हमारे पैरों में जो बाइसेप मसल है, that gets very stiff sometimes, घुटने के नीचे जो है पीछे की तरफ जो खुला हुआ जो चीज है वो मसल becomes very stiff sometimes। काफ कहते हैं उसको, की बात करें, काफ की बात करें। हाँ, काफ की, वो क्यों, वो क्या कोलेस्ट्रॉल से? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। समटाइम्स फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से वो मसल स्टफ होते हैं, उसको मसल स्पैज्म कहते हैं, कि एकदम अकड़ जाता है। तो अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि फॉस्फोरस का इंटेक बढ़ा दो, तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं कोशिश करें यू गेट समथिंग विथ फॉस्फोरस,
मैग्नीशियम की भी कमी से होता है। बिल्कुल, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्योंकि ये लोग कैटलिस्ट होते हैं और उसकी वजह से मसल स्पैज्म बढ़ने लगता है। हाँ। तो जो सप्लीमेंट्स लें कि मेक श्योर करें कि उसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस ज्यादा हो, दैट विल हेल्प विद दिस मसल स्पैज्म, ठीक है ना। कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट विद योर फार्मासिस्ट एंड योर फैमिली डॉक्टर कि देखो मेरी ये लिस्ट है दवाइयों की, मैं ये खाती हूँ, ये मेरी मेडिकल हिस्ट्री है और ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छे से मशवरा देंगे कि अरे आपकी हर चीज सही है, देन आप फिर सप्लीमेंट्स पे जाएं। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो बहुत ही बेसिक लेवल बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि सी योर डॉक्टर, उनसे बात करें। हो सकता है कि आपका फास्फोरस और मैग्नीशियम का प्रॉब्लम ना हो, आपका कोई और प्रॉब्लम हो, बट देन योर डॉक्टर कैन रूल दैट आउट। नहीं, मेरे को जैसे वेरिकोज वेन हुआ था बहुत पहले, पर अभी ठीक हो गया आफ्टर मेडिकेशन। तो ये सब चीज तो होती रहती है, समझ में नहीं आता है कौन सी डिजीजेस के साथ ये सब रिलेटेड है, सब कनेक्टेड। इसीलिए मैंने कहा ना कि डॉक्टर नोज द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब इंस्टेड आप मुझे यहाँ सबके सामने बताएं और मेरे पास कोई जवाब भी ना हो, तो बेस्ट तो यही है ना कि जिस डॉक्टर को सारा कुछ पता है, उसको आपकी दवाइयों का भी पता है और वो ज्यादा अच्छे से डॉट्स कनेक्ट करके बता सकता है कि व्हाई इट्स हैपनिंग नाउ, ठीक है ना। और फीट का जो होता है, जो फीट का नमनेस, हाँ, उसके लिए हम लोग बर्निंग भी होती है। हाँ, डायबिटीज बी कॉम्प्लेक्स, क्या बर्निंग भी होती है, बर्निंग भी बोल रहे हैं। हाँ, बर्निंग भी ये तो सिम्टम्स है, ये तो सारे सिम्टम्स हैं। किसी को बर्निंग होती है, किसी को शूटिंग पेन होता है पैरों में, किसी के वॉट्स हो जाते हैं, किसी की ड्राइनेस होती है। लेकिन आप कह रही थी ना कि टेस्ट कौन सा होता है इसका, तो इसकी बेसिकली एक 60 सेकेंड असेसमेंट होती है जो कि पैरों की होती है, और वो सिर्फ पैरों का डॉक्टर करता है, वो फैमिली डॉक्टर नहीं करता। अच्छा, पैरों का डॉक्टर या श्रोपॉडिस्ट जो है ना, मोस्टली डायबिटीज क्लिनिक में होते हैं, नॉट एवरी बट मोस्ट ऑफ द डायबिटीज क्लिनिक। और जो सेपरेटली बैठे हुए होते हैं जूतों के अलग सी दुकानों पर, या श्रोपॉडिस्ट बैठे होते हैं, वो ओहिप में कवर्ड नहीं होता अनलेस आपके पास हेल्थ बेनिफिट्स हो कंपनीज के थ्रू, तब आप वो पेमेंट करें, वरना आपको उनको उनके चेकअप के और असेसमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। हमारे सेंटर में फुट केयर डॉक्टर है या श्रोपॉडिस्ट है और वो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको डायबिटीज टीम के साथ अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी और फिर वो आपका पैर चेक कर सकता है। लेकिन जहां तक खुद से चेकअप करने का है, अगर आपको डायबिटीज है और आप चाहती हैं कि मैं अपने पैरों को, तो आप अपने पैरों को रोज चेकअप करें। आप लोगों को जून में ब्रेंडा ने फुट केयर पे सेशन भी किया था, हमने नर्स बुलाई थी एंड शी केम। तो वो हमेशा यही बोलती है कि अपने पैरों को रोज खुद से देखभाल करो, देखिए कोई जख्म तो नहीं है, नाखून को जो है वो हमेशा स्ट्रेट काटें, कभी उन्हें कर्व में ना काटें ताकि इनग्रोन नेल्स ना हो, छोटे छोटे कट्स या ब्रूजेस हैं तो उनको राइट अवे टेक केयर कर लें। कभी भी कोई वॉट हो जाए उसको ब्लेड से या खुद से ना काटें, उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं। कोई ड्राइनेस है तो मॉइस्चराइजर लगाएं पैरों के अंदर, सर्दियों में मोजा पहने। वो जो बर्निंग वाली सिम्टम्स है, अगर वो सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं देन गो सी द डॉक्टर, बट अदरवाइज टेक केयर ऑफ योर फीट। ओके, दैट्स इट। थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अविनाश जी तुसी कुछ पूछना है? अच्छा, ये डायबिटीज का हेरिडिटरी होता है? नहीं, मैं शुगर की दवाई नहीं लेता, लेकिन मैं ऐसे में चेक करता रहता हूँ, ऐसे दूसरे दिन तीसरे दिन, तो वो 7-8 तक पहुंच जाती है फास्टिंग की। हाँ, तो कोशिश 7 से कम होनी चाहिए अंकल। जिस दिन 8 हो उस दिन देख क्या किया था, अगर हो सकता है एक दिन पहले कुछ ज्यादा खा लिया होगा या वॉकिंग नहीं करी होगी एक दिन पहले, तो सुबह में 8 हो गई शुगर। हाँ, 8 ऐसे हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो दवाई आपका दवाई का दवाई नहीं ले रहा मैं अभी, वो मोस्टली हम A1C की बुनियाद पे करते हैं, जो HbA1c है ना, वो तो होती है, वो तो 6 महीने में एक बार उठती है मेरे ख्याल। हाँ, वो अगर आपका 7 से ऊपर आ रहा है तो फिर मुझे थोड़ी फिक्र होगी और मैं चाहूंगी कि फिर दवाई के लिए आपको देखा जाए, कंसिडर करें आप दवाई। क्योंकि अगर वो आपकी A1C 7 से नीचे है और कभी कभी शुगर 7.5-8 तक भी चली जाती है, फास्टिंग में तो परेशानी की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके मोस्ट ऑफ द डे 7 से कम हो
और आपका HbA1c 7 से कम हो तो दवाई की जरूरत नहीं है आपको। मैं इसलिए तो करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दवाई ना लूँ, और चाय वगैरह तो मैं बिल्कुल कम पीता हूँ, लेकिन विदाउट शुगर है। सही है, बहुत अच्छा है। और एक बात है जो, सॉरी टू इंटरप्ट, और एक बात है जो ये जो एसिडिटी हो जाती है, पित्त जैसा मुंह से भी निकलता है मेरा तो कभी कभी तो, और जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है आफ्टर मील्स, कभी कभी बढ़ता है। अभी तो 6 आज 6.9 था सुबह। देखिए फास्टिंग के अलग नंबर्स होते हैं। फास्टिंग की शुगर 4 से 7 के दरमियान होनी चाहिए। खाने के 2 घंटे के बाद शुगर जो है वो 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। अच्छा, खाने के बाद मींस मील 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करें। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद करेंगे, मेरे पास टारगेट्स नहीं है कंपेयर करने के लिए। 2 घंटे के बाद 10 से कम होनी चाहिए। और शुगर तो बढ़ेगी खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं ना, हेल्दी भी होंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो होंगे ना। हाँ वो तो है, पर इसमें कोई डर वाली बात तो है नहीं ना। अगर 10 से कम है तो डरने वाली बात नहीं। अच्छा, कभी कभी 10 से ज्यादा भी हो जाता है यही। हाँ, अच्छा, अगर कोई कितनी दफा होता है, जैसे मैंने अंकल को बोला कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम 7 से कम है और 3 महीने का एवरेज 7 से कम है तो फिर परेशानी की बात नहीं है। कभी कभी ऊपर चला जाता है, शुगर तो फ्लक्चुएट होती है ना। मेरे जी तो अंकल। सबसे कम ही होता है अभी, अच्छी बात। 6.7 6.9 ये था, आज 6.9। जी अच्छा, अंकल आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछना चाहती थी कि ये डायबिटीज हेरिडिटरी होता है कि किसी बिना फादर मदर को नहीं हो तो भी हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है हर्षा, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी आपने पूछा कि वो नहीं इधर कोई हो गया। बात नहीं। हाँ, नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के, एंड यस फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट वी कैन नॉट चेंज। एंड जब हम बोलते हैं ना रिस्क फैक्टर, तो ये होगा तो चांसेस ज्यादा है, ये नहीं होगा तब भी शायद डायबिटीज हो जाएगी मुझे। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारी फैमिली में तो किसी को भी डायबिटीज नहीं थी, हमें हो गई। तो यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि डायबिटीज कैन कॉज बाय वेरियस थिंग्स। और ये मैं वर्ड ऐसा यूज कर रही हूँ, जस्ट बीइंग आई एम गेटिंग लैक ऑफ गुड वर्ड्स। जब मैं कॉज का वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मीठा खाया या खट्टा खाया तो मेरा गला खराब हो गया। ये इस तरह डायरेक्ट नहीं इम्पैक्ट हो रहा। मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, मीठा खाने से मोटे होते हैं, मोटे होने से शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एडिशनल रिस्क फैक्टर है ये। एक बात, इसी तरह मेरी फैमिली हिस्ट्री है, मेरे अम्मी या पापा या मेरे दादा दादी या मेरे अंकल आंट किसी को डायबिटीज है तो मेरे चांसेस बढ़ गए, मेरे रिस्क फैक्टर बढ़ गए। ठीक है, मैं मोटी भी हो गई, मेरे रिस्क फैक्टर बढ़ गए। मैं एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, हर दफा बैठी रहती हूँ, मेरे और रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा मेरे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे, मेरे डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और एक चीज, वरीज, इज इट वरीज कनेक्टेड एनीवे टू डायबिटीज? स्ट्रेस कहना चाह रही हैं आप? परेशानियां, परेशानियां, चिंता कि बच्चे नहीं आए घर में तो लेडीज। स्ट्रेस इज अनदर रिस्क फैक्टर जो कि डायबिटीज होने के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। पर अगेन नो वन डायरेक्टली कॉज डायबिटीज, बट दे कैन ऐड रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज। I hope I answered you are active, more you are healthy, isn't it? You have to be active and happy mood to avoid that. अगर आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो हैप्पीनेस तो आपके ऊपर है। जो लोग वाकई डिप्रेशन में होते हैं या सैड होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे कहें कि चिंता करना छोड़ दो और एकदम हैप्पी हो जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हम सब जैसे आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता रहता है। मैं बस एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, डेफिनेटली आप लोग मुझसे बड़े भी हैं, आपने दुनिया भी बहुत देखी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बिल्कुल एक रेडियो की तरह होता है और वो एक वक्त में एक ही सिग्नल पकड़ता है। तो जब बहुत सारी चिंताएं हो दिमाग में और आपको लगे कि इट्स जस्ट टेकिंग ओवर माय ब्रेन और बहुत परेशानियां हैं, उसका आप जो सिग्नल है ना वो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप अपने ऐसी जगहों पे उसका चैनल घुमा दें जहां से परेशानियां कम आ रही हो। जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है आप वो करने लगे, ताकि जो चीज आपको परेशान कर रही है वो थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड में चली जाए।
मेरे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है कि मैं कहूँ कि सडनली आपकी परेशानी खत्म हो जाए। कोई जॉब के लिए वरीड है तो हम उसको जॉब नहीं दिला सकते जाके, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर, कि अपने डिस्ट्रैक्ट करो थोड़ा सा, अपने चैनल को ट्यून इन करो टुवर्ड्स अदर डायरेक्शन, दैट हेल्प्स यू, दैट गिव्स यू मोर एनर्जी टू डील विद द प्रॉब्लम, राइट। मगर डेफिनेटली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसके लिए तो एक पूरा सेशन चाहिए बात करने के लिए। एब्सोल्युटली। कई सारे मैडम एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी आदत है रोटी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उससे शुगर नहीं बढ़ती वैसे मैंने देखा है। शुगर तो बढ़ती है आपकी, लेकिन अब अगर आपको पसंद है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अंकल देखिए, शुगर है, गुड़ है, मीठा, शुगर तो शुगर गुड़ में चीनी होती है, राइट। अब आपको रोटी के साथ पसंद है, आप थोड़ा सा खाते हो, कभी 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लिया करो, अगर 10 से नीचे है तो ठीक है, बढ़िया। हाँ ये ठीक है, थोड़ा बढ़ती तो है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि उससे शुगर नहीं बढ़ती, शुगर तो बढ़ती है। उस्मा कुछ कहना चाहती हैं बड़ी देर से? जी, 2 बातें। एक तो क्या मीठे लोगों के साथ रह के भी शुगर बढ़ जाती है? फिर तो मुझे सबसे पहले शुगर हो जाती है, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो। बिल्कुल बढ़ती है, दूर ही रहो। नहीं आंटी, कड़वे लोगों के साथ शुगर बढ़ जाती है, मीठे लोगों के साथ नहीं। कड़वे लोगों के साथ स्ट्रेस होता है, उससे शुगर एनहांस होती है, शुगर की प्रॉब्लम एनहांस होती है। फ्रेंड्स है जो कि काफी बुजुर्ग है, और मैं पकड़ लेती हूँ कि उनका क्या प्रॉब्लम है, एंड आई ट्राई टू सॉल्व देम इन माय ओन वे, और उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मूड स्विंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई फील, जो अपने आप को डिप्रेशन में नहीं ले जाता है। और एक बार डिप्रेशन में गए तो गए एकदम कुएं के नीचे, इसलिए कुएं के ऊपर ही रहो, कुएं के नीचे मत जाओ, वो बहुत खतरा है। ये मैं समझती हूँ। दुनिया में बहुत कुछ है सोचने के लिए, हम अच्छा चीज क्यों ना सोचे? अच्छा चीज सोचने से हमें जीने की मजा आएगा, नहीं तो ये जीना है, हाय राम बुढ़िया हो रहा है, कल मर जाएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, सभी मरेंगे, हमारी आगे या पीछे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यदि सोचो तो मजा ही मजा है, मजे लो। क्या बात। उस्मा की सेकंड बात रहेगी, उस्मा की दूसरी बात रहेगी। गीता जी की बातें सुने तो मजे ही आ जाते, लगता है दुनिया ही कोई मजे की है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मेरे तो नहीं है। तो आपको एंटीना घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई और चैनल करने की जरूरत नहीं है। जब अंबर की बात कर रही थी, नहीं मैं बुन रही हूँ, 10 दफा उधेड़ लिया, फिर बुन रही हूँ, तो मुझे कोई दुख नहीं है जो मैं उधेड़ा क्यों, मैं कहा चलो परफेक्ट होगा, ये तो सोच के करती हूँ जी। तो अंबर जब बात कर रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था, जब हम छोटे थे तो तब वो एंटेनास होते थे जो टीवी ऊपर लगा करते थे ऊपर, तो जो चित्रहार आता था दूरदर्शन से कुछ और, तो वो होता था अच्छा जी इधर टर्न कर दिया, आ रही है तस्वीर, आ रही है, अच्छा थोड़ी सी इधर कर दो, इधर कर दो। तो दिमाग का भी ना ये हाल होता है, थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा इधर कर दो। कभी जियो टीवी लग जाएगा, कभी चित्रहार लग जाएगा दिमाग के अंदर। तो ये ना कि बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स इधर भी चल रहे हो, तो मुझे एक चीज पे फोकस करना है ना, इसीलिए हम इतनी सारी मेंटल हेल्थ की यहाँ ट्रेनिंग्स लेके आते हैं, आप लोगों के लिए सेशंस लेके आते हैं, ताकि फोकस रहना हम सीखें। जो इन्होंने बात की वो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि हमारे दिमाग को बहुत सी जगहों पे वो डिवाइड हो जाता है, उसको फोकस करना है, वो एक रेडियो चैनल पकड़ना है हमने। और गीता जी की बातों से भी, तो ये ऐसी चीज है जिसको हम कोशिश करके थोड़ा माइंडफुली कि इन चीजों से दूर रहें, हम अपने आप को उन चीजों में ना डालें। गुड़ कभी खा लिया, कभी ना भी खाया, तो ऐसी चीजें। तो थैंक यू अंबर, ये सब कुछ डिस्कस करने का, मैंने कहा थोड़ा एक लाइटर नोट पे भी बात होनी चाहिए। और या डेफिनेटली नो, आई लाइक व्हेन यू ब्रिंग अप अ पॉइंट। थैंक यू सो मच उस्मा। सो मुझे नहीं पता कोई रिलेशन है कि नहीं, अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की तो उसमें पता चला कि जो डिवोर्स रेट है साउथ एशियंस का, वो ब्रैम्पटन में सबसे ज्यादा है। जी, एक तो शायद ब्रैम्पटन में ज्यादा साउथ एशियंस रहते हैं, दूसरा ये कि ब्रैम्पटन में डायबिटीज सबसे ज्यादा है। तो अब या तो वो स्ट्रेस से उनको होता है, या डाइवोर्स के बाद वो मिठाइयां खाते हैं उससे होता है। अब ये
हो सकता हाँ, ये सेकंड वाला तो काफी वाजिब सा मुझे चलो हम लगता है। छूटे अभी। उसका भी चेक करो, उसमें एज ग्रुप क्या है, अब एज ग्रुप डाइवोर्स का एज ग्रुप क्या है और डायबिटीज के ऑनसेट का एज ग्रुप क्या है। वो तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। मुझे तो ऐसा क्योंकि, लगा कि डाइवोर्स का केस इंडिया में ज्यादा है, अपने यहाँ कनाडा से ज्यादा कहते हैं, वहां ज्यादा तो लिविंग रिलेशनशिप। हर्षा जी, ब्रैम्पटन क्या है? इंडिया पाकिस्तान ही है अब तो। इंडिया पाकिस्तान, और दूसरी बात है हर्षा, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना। इंडिया हाँ। पाकिस्तान में तो इतने घरों के अंदर भी हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें रजिस्टर्ड किया हो से। कनाडा में रजिस्टर करना जरूरी है, चाहे वो बच्चों की कस्टडी का मसला हो या राइट्स का, बेनिफिट्स का मसला हो। तो इसलिए यहाँ पे हर चीज ऑन पेपर आ जाती है। हमारे मुल्कों में 30% तो रिपोर्ट ही नहीं होता होगा। नहीं, या इंडिया में लोकल तो रजिस्टर होना, इंडिया में रजिस्टर होना जरूरी होता है। डिवोर्स की अच्छा। डिग्री हाथ में होना बड़ा जरूरी होता है। हाँ, अदरवाइज वो कभी भी लीगल उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए। हाँ, तो फिर तो वहां तो स्टैट्स हम कर सकते होंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान का सोच रही थी, क्योंकि वहां तो मतलब या तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि रिलीजन वाइज राइट्स इस तरह हाँ, से एक्सप्लेन हुए हैं कि वो तो बंद दरवाजे में भी हो गई तो हो गई, बस फिर खत्म, अब क्या कर सकते हैं। वो तो है, वो तो है। बिल्कुल That is it. बिल्कुल। बिल्कुल। मगर तो यार दिस इज ऑल सैड। कोई मजे की बात होनी चाहिए अब मेरे ख्याल में एंड करने से पहले। अब हम देते हैं शमा जो है वो मीता के पास जाती है, ताकि वो कोई अच्छी सी बात करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। तो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, फिर बड़े दिन हो मैं गए। भी कहने ही वाली थी कि आपने लास्ट सुनाओ सुनाया था, और हमने सोचा था कि फिर कभी प्रॉपरली सुनेंगे, मैंने सोचा था एटलीस्ट। सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। आपकी इसी बात को देख के मुझे, मेरे पास वाइब्स पहुंची है ना, तो मुझे एक्चुअली आज मैंने डायरी खोली थी किसी और काम के लिए, तो जैसे ही मैंने खोली तो एक पेज खुला, तो मैंने वही खुला रहने दिया। और वो वाला देखा ही नहीं जो मैंने देखना था। तो हम सब मिलके गाएंगे, कुछ म्यूट कर लेना, फिर साथ साथ गाते रहना, पर गाना जरूर, ठीक है? जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर गम की हारा, तुम हार के दिल पे ना मेरी जीत मर कर दो, होठों पे झूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ तुम, रे संगीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे ये मन, नई रीत लाकर मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। चलो तीसरा भी सुनाती हूँ। आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो,
बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। Thank you so much. Nice, nice. थैंक यू। जबरदस्त जी, जबरदस्त। Talented लोग हैं आपके ग्रुप में उस्मा। So proud of our group. It's excellent. You are part of this group. Yeah. But I think you are forgetting. अच्छा अंबर जी, इसको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कैसे फूड खाए? जैसे मेरा तो बढ़ जाता है कभी कभी, वेट अप डाउन होता रहता है, तो इसके लिए क्या करें? इसके मतलब देखें, वेट का जो चक्कर है ना, वो हमारा बैलेंस होता है कैलोरिक इनटेक एंड कैलोरिक आउटपुट। अगर हम ज्यादा खा रहे हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वेट बढ़ेगा। अगर कभी हो जाता है, कोई पार्टी हो गई, डिनर हो गया, दावतें आ गई, फेस्टिवल आया था, अभी दिवाली आई थी, तो जस्ट इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी टू। ओके, भले समोसे खाए थे, भले परोठे खाए थे, या जो भी कचौरियां बन रही थी घरों में, तो बेस्ट यही है कि अगर कैलोरिक इनपुट ज्यादा है, मैं ज्यादा खा रही हूँ, तो आउटपुट भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए ताकि बैलेंस रहे। और फिजिकल एक्टिविटी और खाने पीने में जब बैलेंस ऑफ होता है, जो कि अभी सर्दियों में होगा, हमें जरूरी नहीं, आज मौसम ऐसा था, बहुत सारे लोगों का वॉकिंग का प्लान डाउन हो गया कि अभी कुछ लोग डर रहे हैं कि बर्फ में फिसल ना जाए। मैं खुद डर रही थी कि स्लिपरी है, अभी आइडिया नहीं है, नमक हर घर के बाहर नहीं डला हुआ, तो बेस्ट यही है। और फिर हम बैठ के घर में अगर खाना शुरू कर दें कि मौसम अच्छा है, पकौड़े बना लो, तो ये वाले जो रीजंस होते हैं ना, इनकी वजह से एक दिन में वेट नहीं बढ़ता, लेकिन जो हमारा कंटिन्यूसली एज अ स्टाइल चेंज होता है ना, इससे वेट ऊपर नीचे होता है। तो उसका बेस्ट यही है कि आप अपना इस बैलेंस को रखें, खाने पीने को और खाने की जो कैलोरीज है और हमारी कैलोरी आउटपुट जो एक्सरसाइज है वो बैलेंस रखें। देखिए फेस्टिवल्स में ना, मैं बताती हूँ, लोग कहते हैं कि साफ सुथरा खाना है इसलिए हम घर में बनाते हैं। स्वीट बहुत खा लेते हैं सर। बंद कर दो घर में बनाना। जो साफ सुथरे के चक्कर में हम घर में बना लेते हैं ना चीजें, वो इतने बड़े बड़े डब्बे भर के, वो सबसे खतरनाक। आते जाते मुंह मारता रहता है बंदा, आइल पे पड़ा हुआ उसको ऐसे ऐसे खोला और खाता है, तो वेट तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। क्योंकि वो एक चीज है ना कि कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, तो उसका तरीका मुझे तो यही लगता है कि आउट ऑफ साइट रख दो हर चीज को। बिल्कुल, हेल्दियर ऑप्शंस हो आपके अराउंड, बेस्ट है। रखो ये ऐसी चीजें अपने आसपास, बेकार सी जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, पर वो हेल्दी बहुत हेल्दी चीजें मुझे तो खैर बहुत पसंद है। अब मैं कहती मत कहो मैं घर से निकल जाऊंगी, ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो, कुछ तो चाहिए भाई, चॉकलेट हो, टॉफी हो, कुछ तो चाहिए। तो कभी चाहिए ना। कम से कम एक आइसक्रीम का स्टिक तो होना चाहिए रात को एक बार, पर देती नहीं है। मेरे को बड़ा दुख है, बहुत दुख है इस बात का। क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती हूँ ना, तो पड़ोस में जाके थोड़ी सी लड्डू खा के चली आती हूँ चुपचाप। कुछ नहीं होता है, आप जितना खाओगे उतना कूदो, गीता जी, उतना कूदो। हाँ जी, आइसक्रीम कूदती है। मुझे यही तो मैं पूछ रही हूँ। कूदती हूँ, हैंड का एक्सरसाइज करती हूँ। वो स्वेटर कितने सालों से बन रहा है तो बन रहा है, खुल रहा है और बन रहा है। कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, ये जो आइसक्रीम की स्टिक है ना, मैं हमेशा जो है ना, इसको कमाना चाहिए। अर्न इट। अर्न कैसे करेंगे? काम करके नहीं या पैसे से नहीं। अर्न इट बाय मेकिंग योर बॉडी रेडी फॉर दैट आइसक्रीम स्टिक। आई एम ऑलवेज रेडी, आई डू इट। ऐसा थोड़ी होता है। I remember my ancestors. Monkeys were our ancestors. We should never. गीता जी, हनुमान जी बोल के शुरू हो जाओ, क्योंकि जो डायबिटिक है, यदि वो नहीं हिले तो समझ लेना ऐसा टाइम आएगा जो लोगों को आपको हिलाना पड़ेगा। वो तो आप नहीं चाहते हो ना, मैं नहीं चाहूंगी जो मुझे कोई हिलाए, तो इसलिए मैं खुद ही हिलती हूँ, समझे ना। हिलती हूँ, खाती हूँ, गाती भी हूँ, डांस भी करती हूँ, नहीं आए तो भी चलता है, कोई बात नहीं। गुड। अच्छा गीता जी, मैं क्या करती हूँ, एक स्टिक को ना पीसेस कर देती हूँ। I take one piece at a time. हाँ, ये बहुत अच्छा है। एक चीज है, इंजेक्शन मत लेना,
वो जो इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में एकदम I छल्ली, know my son is going through that. डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। जरूर एक्सरसाइज करना। और मैं खुद मोटी हो गई थी, फिर मैं एक्सरसाइज किया, रामदेव जी का जय हो, 21 दिन किया, 21 दिन में आई बिकेम लाइक दिस। मेरा मेड बोल रहा ये क्या है, पीछे तुम्हारा कम कैसे हो रहा है? मैंने कहा यही तो मैजिक है, रोज सुबह सुबह ऐसे ही भागती हूँ, तुझे देर से क्यों बुलाती हूँ? इसलिए बुलाती हूँ। सो आई डिड इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट ऐसा नहीं जो आप सारा कुछ छोड़ के फिर शाम को चिप्स लेके बैठ गए, या चलो भाई आज तो मैंने वो मंगा लिया, ये मंगा लिया, which Malika does it. Malika gives restriction to me, but I give a lot of fruits वो खाती थी, मेरा दूध भी बहुत दिन पिया, वो सब ठीक है, everything is okay. But the thing is that extra नहीं खाओ, extra खाने से ही diabetes. This is the first and foremost advice for me, to everybody, even to me. We should not take extra food so that we खाना खाए, खाने को नहीं खाने दिया हमें, ये याद रखना, then we can be okay. ये बहुत जरूरी है। and don't allow that इंसुलिन एक बार लेने से, शुरू होने से, एक बार गलती से 2 बार लग गया तो लग गया, ऊपर राम नाम सत्याय हो जाएगा। so be careful. लेकिन गीता जी अगर आप ये देखें कि बहुत से लोग उसके बगैर रह नहीं सकते, तो उनको शुरू हो गया ना, जिनको शुरू देखिए गीता, वो ना इलाज है, और अगर जो 2 दिन लेने हैं तो उसके लिए उसको उनको डायरेक्शन के साथ लेंगे ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं नुकसान की नहीं, इफ दे फॉरगेट इट एंड टेक नहीं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, शी इज सेम एज एज आई एम, 85 में उनको डायबिटीज उनकी डिटेक्ट हुई थी। वो अचानक एवरी वीक 6 to 7 kg वो लूज करना शुरू कर दिया आफ्टर फर्स्ट बेबी। तो उससे पता लगा कि उनको डायबिटीज है, और इट्स हेरिडिटरी आल्सो। एंड खैर एनीवेज, तो वो प्रेगनेंसी वाली भी थी, तो वो तब से वो 2 टाइम इंसुलिन लेती हैं, इंजेक्टेबल्स, और वॉक, आंधी, गर्मी, सर्दी, बरसात, कुछ हो जाए, उस लेडी ने कभी वॉक नहीं छोड़ी। आई एडमायर हर फॉर दैट। यस। एंड सुन लीजिए, तो डाइट और वॉक के अलावा वो इंसुलिन से चल रही हैं और फर्स्ट क्लास चल रही। मुझे तो डर लगता है। कोई नहीं, आप इस तरह की ना जिंक्स मत रखिए किसी भी चीज के लिए। जो इलाज है, उसमें क्या है। थैंक गॉड अभी तक तो मेरा वो शुरू नहीं हुआ, बट माय सिस्टर इन लॉ, उनकी पैर के नीचे कैलसिस हो जाता है, घाव हो जाता है। शी कैन नॉट विथस्टैंड, समटाइम बहुत मुश्किल होती है उसको। प्रॉब्लम्स तो चलती हैं बीमारियों में। yes, डायबिटीज, लॉट ऑफ डायबिटीज। सो वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो लकवा मार जाए, स्ट्रोक हो जाए। जैसे मेरी संबंधन को स्ट्रोक हो गया, शी इज हार्डली एज, मेरा एज का हाफ होगा, पता नहीं कितना कम है उनका एज। शी इज स्टक विद स्ट्रोक हो गया है, एंड एवरी डे शी इज सच डिप्रेसिंग। रोज मुझे फोन करती है दिन रात, कैसी हो बहन जी, कैसी हो। आई कांट इवन टॉक टू हर, आई फील सो बैड। आई एम नॉट नियर बाय ना, नियर बाय होती तो मैं पहुंच जाती हूँ ऐसे इंसानों के पास, मैं पहुंच जाती हूँ टू सपोर्ट देम। जब भाई उनको डिप्रेशन से, दुख से बाहर आए। दुख से नहीं बाहर आओगे जब तक ना अपनी जिंदगी को प्यार करोगे, तब तक आप हेल्दी नहीं हो सकते हो। अपनी जिंदगी को प्यार करना सबसे बड़ी बात है। पता नहीं, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, एम आई सेइंग दैट, आई डोंट नो, but I think mood really matters in every sphere of life. In every sphere. With students, those who जो drug addict है, उनको भी हम निकाल सकते हैं if we try, if we become really friendly to them. If we are friendly, then people will confide in us. जब वो हमें विश्वास करके बोलेंगे और जब वो खुल जाएंगे, तब उनकी दुख दर्द सब हम जान जाएंगे और उनको हम सही रास्ते पे ले आने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो कैरी ऑन प्लीज, आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम। गीता जी आपसे नहीं कह रही थी, वो जा रही थी वरिंदर जी, तो उनको बाय कर रहे थे। हाँ, ओके उस्मा, इज इट ओके इफ आई टेक अ लीव, क्योंकि आई हैव टू गो फॉर सम 5:30।
ठीक Yeah, है, thank thank you you so so much much. everyone. Thank you, So I'll thank see you guys in a Thank month. you. Very nice and Amber? informative. अच्छा, नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे? मैंने ऐसे I शुगर think में हमारी दिसंबर की ऑलरेडी डेट है, 20th जी। दिसंबर है, वेडनेसडे। तो every third वेंसडे को अंबर आती है हमारे प्रोग्राम में। शुगर में। यस, जी, सुषमा जी। कुछ कह रही थी आप? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि हमारा जो नेक्स्ट वेंसडे का प्रोग्राम है वो साइबर हेट क्राइम पे है। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, तो प्लीज वो अपने नेटवर्क में जरा आप शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जाए, हाँ, जो आजकल चल रहा है ना इतना ज्यादा। अच्छा, नहीं, आप मुझे भेज दीजिएगा, सेंड मी द ईमेल, आई विल फॉरवर्ड इट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। I want some diet plan of diabetes. This should be shared, I feel. या सो जी, आंटी, मैं लिख मैं लेती हूँ। काम करूंगी, मैं आपका नंबर ले लूंगी, तो उसमें मुझे गीता आंटी का नंबर दे देना, मैं आपको फोन करके अपॉइंटमेंट बना लूंगी, ठीक है आंटी? ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। Bye bye. थैंक यू मैडम। Thank you.